गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ चैप्टर है न्याय। इसके हम करने वाले हैं एमसीक्यू। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा आदर्श समान वितरण है, लेकिन इसे प्राप्त करना कठिन दिखाई देता है, इसलिए मैं समतापूर्ण वितरण के लिए प्रयत्नशील हूँ। यह कथन किसका है? सबको समान वितरण की बात यहाँ पर की गई है। हालांकि इसको प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न तो किया जा रहा है। और ये प्रयत्न किया महात्मा गांधी ने, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कितने सारे आंदोलन चलाए, और उन्हीं का ये कथन है। हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो ने न्याय की अवधारणा की विवेचना की है। यहाँ पर प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को अपनी किस बुक में लिखा है, इस बारे में बात की गई है। प्लेटो की जो बुक का नाम है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक बुक के अंदर इन्होंने न्याय के बारे में लिखा है। इसके अलावा जो भी बुक दे रखी हैं, ये तीनों ये फेमस बुक रही हैं, तो हमें इनके भी राइटर पता होने चाहिए कि ये किनके द्वारा लिखी गई है। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो ये अरस्तु की रचना है। वहीं प्रिंस ये मैकियावेली ने लिखी है। और ऑन लिबर्टी ये बुक लिखी गई है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। तो चाहे किसी बुक के बारे में पूछा जाए कि ये किसकी रचना है, तो हमें सबका ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा गया था प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को अपनी किस बुक में लिखा है, तो इन्होंने लिखा है रिपब्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटो से ही संबंधित है कि प्लेटो ने न्याय के कितने रूप बताए हैं। प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए, एक तो व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। अब व्यक्तिगत न्याय क्या है कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा के बल पर कोई निर्णय लेता है, अपनी आत्मा की आवाज पर साहस और विवेक से जो भी निर्णय लेगा उसको न्याय कहा जाएगा। और जब अपने विवेक से जो निर्णय लेगा अपनी आत्मा की आवाज पर, वो हमेशा समाज के लिए सही होगा और समाज का प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करेगा। तो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, ये न्याय के दो रूप बताए गए हैं प्लेटो के द्वारा। जब दोनों ही रूप हैं और हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसमें दिए गए हैं कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरस्तु ने न्याय को बांटा है। अब जिस प्रकार से प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए, ऐसे ही अरस्तु ने भी न्याय को दो भागों में बांटा है। पहले तो हमारा आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हो जाएगा। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि अरस्तु ने न्याय के दो भाग कौन कौन से बताए हैं। यहाँ अरस्तु ने न्याय के जो दो भाग बताए, इन्होंने एक तो बताया सामाजिक न्याय कि समाज में जो न्याय है, और दूसरा कानून द्वारा जो वहां की राजनीति द्वारा दिया जाता है कानूनी न्याय। तो जहां प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए, व्यक्तिगत और सामाजिक, वहीं प्लेटो की शिष्य अरस्तु ने भी दो भागों में इसको बांटा, एक सामाजिक न्याय और दूसरा इन्होंने बताया कानूनी न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने सामाजिक न्याय की अवधारणा का उल्लेख किया है राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, या समाज शास्त्र में, या प्रशासन में। अब यहाँ पर कौटिल्य ने भी सामाजिक समानता को ही सामाजिक न्याय कहा है और इन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक मिलना, ये किसने कहा है? प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, ये कहा है प्लेटो ने, क्योंकि समानता और स्वतंत्रता चाहे कितनी भी दी जाए, अगर न्याय नहीं दिया जाएगा उसका कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जस्टिस शब्द किस भाषा के शब्द जस्ट से बना है? देखिएगा, न्याय को ही हम इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं और जस्टिस शब्द वो लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से निकला है। और यहाँ इसके मीनिंग की भी बात कर ले, जस का मतलब होता है बांधना, यानी कि समाज में अगर न्याय होगा तो वो एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। तो न्याय समाज को बांधने का काम करता है, व्यक्तियों को बांधने का काम करता है। तो हमें इसका पूरा मीनिंग क्लियर होना चाहिए। यहाँ हमारा क्वेश्चन था कि जस्टिस शब्द किस भाषा के जस्ट शब्द से बना है, तो हमारा आंसर होगा लैटिन भाषा के।
इसी तरीके से इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, तो लैटिन भाषा का जस शब्द का अर्थ क्या है, ये पूछा जा सकता है। या फिर जस्टिस जस शब्द से निकला है और जस किस लैंग्वेज का है, यहाँ पूछा गया था, तो हमारा आंसर होगा कि लैटिन लैंग्वेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण ना हो तब तक सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना ही न्याय है, ये कथन किसका है। अब देखिएगा, पहले तो इस डेफिनेशन जो दी गई है इसको आराम से समझते हैं कि क्या कहना चाहता है कि जब तक भेदभाव किए जा रहे हैं कोई उचित कारण ना हो, यानी कि भेदभाव भी किया जाए लेकिन उसका कोई उचित कारण होना चाहिए। उचित कारण क्या है कि जैसे हमारा कोई अंग खराब होता है तो उसके आधार पर हमें विशेष दर्जा मिल जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति काम करने के काबिल नहीं रहता, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो उसको वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, तो उसे कुछ विशेष प्रबंध किए जाते हैं। भेदभाव किए जाने का इसको उचित कारण हम कहेंगे। तब तक सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना ही न्याय है, और ये डेफिनेशन दी है बेन और पीटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्याय के आधारभूत तत्व या विशेषताएं क्या है। न्याय का आधार क्या होता है। आपने टीवी में देखा होगा कि जब भी न्यायालय की बात आती है, कोर्ट की बात आती है, तो हमेशा वहां पर सच्चाई होती है। सच्चाई के आधार पर ही न्याय प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहली जरूरत तो है न्याय के लिए कि सच्चाई होनी चाहिए, सत्यता का होना जरूरी है। इसके अलावा निष्पक्षता होनी जरूरी है, निष्पक्ष होकर के न्याय किया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए, किसी का फेवर ना लिया जाए। इसके अलावा तर्क संगत भेदभाव, अब ये वही बात है जो हमने यहाँ पर की थी कि भेदभाव का कोई उचित कारण है तो हम उसको अन्याय नहीं कहेंगे। तो तीनों ही न्याय की के तत्व हैं, न्याय की विशेषताएं हैं। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय के आधारभूत तत्व विशेषता नहीं है। अभी पिछले हमने क्वेश्चन में बात की थी कि कौन सी विशेषता है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। देखते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्रता और समाज कल्याण। न्याय के लिए स्वतंत्रता का होना जरूरी है, समाज कल्याण का होना जरूरी है, तो ये तो न्याय की विशेषता है। मूल्यों की समरूपता, यानी कि मूल्यों पर आधारित होता है न्याय। ऐसा ना हो कि हालात बदले और मूल्य बदल जाए। अब जैसे सच्चाई है, सच्चाई कभी नहीं बदलेगी, तो मूल्यों की समरूपता का होना जरूरी है। प्रकृति की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए, प्रकृति की जैसी जरूरत हो उसी के अनुसार हम काम करें। जैसे कि कुछ लोगों के अंग खराब हैं तो उसको उसी के अनुसार रिजर्वेशन दे दी जाती है। वृद्धावस्था, आपने देखा होगा कि सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन होती है, तो उसकी जरूरत के हिसाब से हमने उसको अलग से कुछ दे दिया। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रकृति की जरूरतों का सम्मान, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में है कि प्रकृति की जरूरतों के प्रति असम्मान, तो ये तो बात गलत हो जाएगी, हमारे न्याय की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है बहुपक्षीय अवधारणा। बिल्कुल अलग अलग पक्ष होते हैं न्याय के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय, तो ये अलग अलग पक्ष हैं न्याय के। यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में कि आधारभूत तत्व कौन सा न्याय का नहीं है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्याय का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना है, जिसे क्या कहेंगे। अगर सभी को एक समान न्याय दिया जाता है, बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं, तो वो उदारवादी न्याय कहा जाएगा। लेकिन व्यक्ति की मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करना अगर दे दिया जाए तो इसको अनुदार न्याय कहा जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को बाकी समाज की बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, और ये दी भी जाती हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा। यह न्याय के अनुकूल है, बिल्कुल अनुकूल है। यह न्याय के प्रतिकूल है, नहीं जी। यह अवैध है, नहीं है। तो हमारा आंसर होगा कि अगर ऐसे कुछ विशेष वर्ग को सुविधाएं दी जाती हैं तो वह न्याय के अनुकूल कहा जाएगा, इसको हम अन्याय नहीं कह सकते, बिल्कुल ये न्याय की कैटेगरी में ही शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी व्यक्तियों को समान काम के लिए समान वेतन देना और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता को खत्म करने पर बल देना,
ये कौन सा दृष्टिकोण है? न्याय के ऊपर हमने चैप्टर में पढ़ा है कि अलग अलग विचार है कि न्याय सबको बराबर देना सबको न्याय कहा जाएगा या योग्यता के आधार पर देना न्याय कहा जाएगा। यहाँ पर जो कहा गया है वो है कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक असमानता को खत्म करने पर बल देता है। ये न्याय का उदारवादी दृष्टिकोण है कि समान वेतन दिया जाए और असमानता को खत्म किया जाए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन और तरीके से पूछा गया है कि न्याय वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता या क्षमता के आधार पर काम लिया जाए और उसे उसकी जरूरतों के अनुसार वस्तुएं दी जाए। जबकि यहाँ पर समान वेतन दिया जा रहा था, बिल्कुल समानता पर बल दिया जा रहा था। यहाँ पर बात कही गई है योग्यता के अनुसार ही दिया जाए, समानता पर जोर ना दिया जाए। और ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा रही है मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान लोगों को समान भाग तथा असमान लोगों को असमान भाग देने पर बल देता है। जहां पर न्याय के बारे में अलग अलग विचार दिए गए हैं और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लोग समान हैं उनको एक तरीके से माना जाए, जो उनके समान नहीं है उनको दूसरा ग्रुप मान लिया जाए। तो ये कौन सा सिद्धांत कहा जाएगा? जैसे जो बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं इनके मार्क्स अच्छे आएंगे, जो बच्चे डाउन हैं थोड़ा कम काम कर पाते हैं इनके मार्क्स कम आएंगे। तो दोनों को हम समान कैसे तोल सकते हैं? दोनों को इक्वल मार्क्स नहीं दे सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है कि समान लोगों को समान भाग और असमान लोगों को असमान भाग देने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? इसको कहा जाएगा न्याय का अनुपातिक सिद्धांत। न्याय का एक अनुपात बना दिया कि ये लोग इस अनुपात में हैं और ये लोग इस अनुपात में हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर जो काम करता है उसके लिए उसका ये वेतन दिया जाता है। एक मजदूर को इतना वेतन दिया जाएगा और दोनों को एक समान नहीं दिया जा सकता, लेकिन निश्चित अनुपात में दिया जाता है। तो समान के लिए समान भाग और असमान लोगों को असमान भाग देने पर बल देता है न्याय का अनुपातिक सिद्धांत, जिसको ज्यामितीय सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे दूसरे सिद्धांत से रिलेटेड है कि समाज में किसी व्यक्ति को किसी विशेष योग्यता या प्रतिभा के कारण विशेष स्थिति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अब ये कहता है कि विशेष योग्यता है तो भी उसको विशेष स्थिति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जैसे स्कूल में क्लास में सब बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन उनमें से कोई फर्स्ट नहीं निकलना चाहिए, ऐसा तो उचित नहीं कहा जा सकता। तो ये कहता है कि सबके लिए समान हो, विशेष स्थिति ना हो, सभी व्यक्ति समान हैं चाहे उनमें एक समान योग्यता हो या समान योग्यता ना हो। इस सिद्धांत को कहा जाता है लोकतांत्रिक सिद्धांत, क्योंकि जैसे लोकतंत्र में हर व्यक्ति एक वोट डालता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो मंत्री हो या फिर आम पब्लिक का कोई मेंबर हो। तो यहाँ पर ये विचारधारा न्याय के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की तरफ इशारा करती है, जिसको सांख्यिकी सिद्धांत भी कहा जाता है। जिस प्रकार लोकतांत्रिक विचारधारा सबको समान मानती है लेकिन सब लोग समान नहीं होते, सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, और समान व्यवहार की विरोधी विचारधारा वो है वितरणात्मक विचारधारा, जिसको अनुबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंधवादी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत कहा जाता है, जहां पर पूंजी का या लाभ का वितरण व्यक्ति की योग्यता के आधार पर होता है। तो ये पूंजीवाद की तरफ इशारा करता है वैसे तो अनुबंधवादी सिद्धांत न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत है और न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता ये कहा जाता है जॉन रॉल्स को। जॉन रॉल्स ने दिया है वितरणात्मक सिद्धांत और वितरणात्मक सिद्धांत को अनुबंधवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जॉन रॉल्स से रिलेटेड है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बुक लिखी है जॉन रॉल्स ने, जिन्होंने इस बुक में अपने न्याय के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स ने वितरणात्मक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या नहीं बताई है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। समाज में न्याय का प्रथम स्थान है, बिल्कुल समाज के लिए न्याय का होना बहुत जरूरी है, तो ये तो रॉल्स के वितरणात्मक सिद्धांत की विशेषता है। दूसरा देखते हैं लोकतंत्र का विरोधी, ये तो लोकतंत्र का समर्थक रहा है, तो ये तो रॉल्स के इस सिद्धांत की विशेषता नहीं है।
नेक्स्ट भी ऑप्शन देखते हैं, प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, जो बेसिक जरूरतें हैं वो जरूर पूरी होनी चाहिए, ये रोल्स ने कहा है। और सबको समान अवसर भी दिए जाए विकास करने की, ये भी उनके सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। जबकि लोकतंत्र का विरोधी, ये उनके सिद्धांत में विशेषता नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। रोल्स किसके समर्थक हैं? उदारवादी लोकतंत्र के। वो चाहते हैं कि बेसिक जरूरतें सभी की पूरी हों, तो उदारवादी लोकतंत्र है। संवैधानिक लोकतंत्र का, संविधान के अनुसार सबको दिया जाए ताकि क्लियर हो जाए कि सबके साथ न्याय हो रहा है। तो दोनों ही विशेषताएं ये रोल्स के सिद्धांत की हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया हुआ है कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्याय के रूप कौन से हैं? प्राकृतिक न्याय, कि प्रकृति में हम समान रूप से पैदा हुए, स्वतंत्र हैं, हमें जीने का अधिकार है। नैतिक न्याय, मूल्यों पर आधारित न्याय। कानूनी न्याय की हम मांग कर सकते हैं, सामाजिक न्याय हमें मिलता है, समाज में हम सब लोग समान हैं। राजनीतिक और आर्थिक न्याय, ये सारे ही न्याय के विभिन्न रूप हैं। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्राकृतिक नियमों और औचित्य पर आधारित न्याय को क्या कहेंगे? जब प्राकृतिक नियमों पर ही आधारित है न्याय, तो उसको प्राकृतिक न्याय ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नैतिक न्याय से संबंधित है कि नैतिक न्याय में क्या शामिल है। अब जब हमें ये पता है कि नैतिक गुण क्या होते हैं, सच बोलना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ईमानदार रहना, तो ये हमारे सारे नैतिक गुण हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। सच बोलना और उदारता बिल्कुल सही है। प्रतिज्ञा पालन और क्षमादान, ये भी हमारा नैतिक न्याय है। दया और सहानुभूति रखना, ये भी नैतिक न्याय है। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। कानूनी न्याय में सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समान माना जाता है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा एक वर्ड मिस है, तो हमें क्या इसमें फील करेंगे, समान या असमान, उच्च या निम्न। तो कानूनी न्याय में सभी व्यक्ति कानून के सामने समान होते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ये हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं। सामाजिक न्याय की विशेषता नहीं है कानून के समक्ष समानता, ये तो विशेषता है कि सब कानून के सामने समान होते हैं। समाज में भी समानताएं होती हैं, जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर, उसको भी सामाजिक न्याय में रखा जाएगा। सामाजिक असुरक्षा, ये असुरक्षा नहीं, सामाजिक सुरक्षा होती है न्याय में। तो ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा, क्योंकि पूछा गया सामाजिक न्याय की विशेषता नहीं है, तो ये सामाजिक न्याय की विशेषता नहीं है। जबकि पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं दी जाए, ये भी सामाजिक न्याय कहा जाएगा। तो ये तीनों तो सामाजिक न्याय की विशेषता है, लेकिन ये सामाजिक न्याय की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? क्या हमारे भाग 3 मौलिक अधिकारों में की गई है, या भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है, या फिर संविधान की प्रस्तावना में इसको लिखा गया है? हम सब जानते हैं मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता देकर के सामाजिक न्याय का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी साफ तौर से लिखा गया है कि देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। जब तीनों ही जगह पर सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, कि इन तीनों ही जगह पर दिया गया है न्याय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का वचन दिया गया है। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात की गई है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कानून की समानता और कानून का समान संरक्षण वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार में ही सबसे पहले अनुच्छेद 14 के अंदर बताया गया है कि सभी कानून की दृष्टि से समान होंगे, समान अपराध के लिए समान सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागरिकों के साथ
पंथ, वंश यानी कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना समाप्त किया गया है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में वही मौलिक अधिकारों के अंदर ही कहा गया है। अनुच्छेद 14 में तो कानून के समक्ष समान होंगे। दूसरा, भेदभाव का अंत कर दिया गया है और भेदभाव वो किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे संविधान में भी समानता और स्वतंत्रता के बाद न्याय की पूरी व्यवस्था की गई है। थैंक यू।